एवरीवन, वेलकम। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर साइंस यानी विज्ञान शिक्षण में आपको राजन सीरीज़ कवर करा रही थी। उस राजन सीरीज़ में मैंने आपको कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए थे, लगभग 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए थे। आज मैं उसके आगे से जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको पूरा कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे और डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर में साइंस है उसमें मैं आपको आगे के जितने भी पार्ट 1 में मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए थे उससे आगे से कराने वाली हूँ। और ये सभी आपके जो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपके पेपर के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 22 से। तो 22 में लिखा है, प्रतीक किसे कहते हैं। तो प्रतीक क्या होता है। प्रतीक एक तरीके से जैसे आप सिंबल कहते हैं ना, जैसे किसी भी चीज़ का कोई सिंबल होता है, यानी किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई अंग होगा या कोई भाग होता है या कोई अंश भी कह सकते हैं या हम इसको सिंबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रतीक क्या होता है, किसी भी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने का जब हम किसी भी वस्तु को कम से कम नाम या कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे ही हम प्रतीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन बहुत सारे होते हैं आपके पास पड़ोस में, परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, यानी बदलाव कई तरीके के होते हैं। पहला आपका दिया है तीव्र एवं मंद परिवर्तन। तो ये जितने भी आपके परिवर्तन यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी को मैंने अपनी वीडियो में डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो तीव्र और मंद परिवर्तन, पहला क्या है, तीव्र और मंद परिवर्तन। तो तीव्र मतलब होता है तेजी से और मंद मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं, कुछ बदलाव तेजी से होते हैं और कुछ बदलाव क्या होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जब भी कोई परिवर्तन क्या होता है, खत्म होने में ज़्यादा समय लगाता है और कुछ बदलाव होते हैं खत्म होने में कम समय लगाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम तीव्र और मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं या लाभदायक हैं उन्हें हम अनुकूल, यानी कुछ परिवर्तन यानी कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन अनुकूल कहलाते हैं। और जो परिवर्तन यानी जो भी बदलाव आपके लिए ना ही उपयोगी होते हैं और ना ही लाभदायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। तो अनुकूल में क्या होता है, जैसे कि खाना पकना। ठीक है, आप खाना पकाते हैं तो क्या होता है, ये आपके लिए उपयोगी होता है। आप कच्चे जैसे मान लो आपने चावल को पकाया तो आप चावल को पकाते हैं, आप कच्चे चावल तो नहीं खाते हैं ना, तो ये आपके लिए उपयोगी परिवर्तन हो गया, यानी कि चावल पहले कच्चे थे अब वो पक गए हैं, अब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए एक उपयोगी और एक लाभदायक परिवर्तन हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल में जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास रोटी है, उस रोटी में फफूंद लग गई है, तो रोटी में फफूंद लगी, क्या वो आपके लिए लाभदायक है, नहीं। तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित में क्या होता है, जैसे कि एक उसके लिए निश्चित समय होना चाहिए। ठीक है, किसी भी आप निश्चित समय पर किसी भी टाइम पर अगर लगातार होते रहने वाले बदलाव जो होते हैं, यानी कि किसी भी निश्चित समय पर लगातार जो परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें हम नियमित परिवर्तन कहते हैं, एक मतलब नियम के अनुसार। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ परिवर्तन, जैसे कि आप डेली के लिए कुछ परिवर्तन ले लें, जैसे कि आप सुबह हुई है तो अब शाम भी होगी, दोपहर भी होगी, फिर रात भी होगी, तो ऐसे परिवर्तन यानी एक निश्चित समय पर लगातार बदलने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे मौसम को आप ले लीजिए, तो मौसम अभी गर्मी हो रही है तो फिर बरसात आएगी तो फिर ठंड आएगी, ऐसे, लेकिन क्या है अपने निश्चित समय के अनुसार बदलेंगे। ठीक है,
और ऐसे परिवर्तन जिनका कोई समय निश्चित नहीं होता है वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी सूखा हो सकता है, कभी भी ज्वालामुखी फट सकती है। तो ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी जो नियम के अनुसार, जो एक निश्चित समय के अनुसार चलते हैं वो नियमित परिवर्तन होते हैं, और जो निश्चित समय के अनुसार नहीं चलते हैं वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन को मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है, अगर इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है और अप्रत्यावर्तित की जगह कह दिया जाए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का क्या होता है, तो भी आपका आंसर वही रहेगा। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ऐसे परिवर्तन यानी ऐसे बदलाव जिसमें परिस्थितियां क्या होती हैं, आप उलट देने पर कोई भी आपकी वस्तु है, कोई भी आपका पदार्थ है, वो वापस अपनी ही अवस्था में आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि रबर बैंड है, रबर बैंड को जो आप खींचते हैं, खींचने के बाद जब उसे छोड़ते हैं तो वो अपनी उसी स्थिति में वापस आ जाता है। तो ऐसे बदलाव को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो क्या होता है, किसी भी वस्तु को आप किसी भी वस्तु को उलट पलट देने के बाद भी वो क्या होता है, उसी अवस्था में फिर से वापस आ जाए, तो ऐसी। या फिर आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग क्या होता है, आप खींचते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी अवस्था में वैसे ही वापस आ जाती है। तो इस तरीके के बदलाव को हम प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में क्या होता है, मतलब जब भी कोई आप किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में कोई भी बदलाव करेंगे और वो अपनी अवस्था में फिर से वापस नहीं आ पाएगा, यानी वो जैसा है वैसे वापस नहीं आता है, तो उसे हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध है, जैसे आपका दूध से आपने क्या किया, दही बना दिया। ठीक है, दूध फट गया, दही बन गया। अब आप सोचें कि अब इस दही को मैं फिर से दूध में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या आप कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं। एक बार दही बन गया तो वो दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन यानी जो भौतिक बदलाव होते हैं, इनमें पदार्थ का जो कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ का उसका क्या होता है, उसका रूप तो बदल जाता है लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जैसे आपने मोमबत्ती जला दी। ठीक है, मोमबत्ती या किसी लकड़ी के टुकड़े को जलाया, जलाने के बाद क्या होता है, जलाने के बाद आप क्या करते हैं, वो जल जाता है लेकिन उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मोमबत्ती को आपने जलाया, वो जलती जाती है, वो पिघल जाती है, लेकिन क्या होते हैं, आप सोचो मोमबत्ती से कोई नया पदार्थ बन जाए, तो उससे नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब ये इसका जो बदलाव होता है, इसमें ये एक या एक से अधिक क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थ, नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, आप रासायनिक परिवर्तन आप जब केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो देखते हैं, आप कई सारे प्रैक्टिकल करते हैं, कई सारे आप प्रैक्टिकल सीखते हैं। क्या होता है, जब आप किसी भी केमिकल को एक दूसरे से मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम परिवर्तन। ठीक है, तो कृत्रिम परिवर्तन क्या होता है, कृत्रिम परिवर्तन में जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कारपेंटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी से मेज बनाता है, कुर्सी या कुछ भी बनाता है, या फिर जो हमारे क्या होते हैं, मिट्टी, सीमेंट या ईंटों से कई सारे घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं। ठीक है, तो ये जो मानव के द्वारा जो बनाए गए बदलाव होते हैं, मानव के द्वारा जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम परिवर्तन, कृत्रिम का मतलब ये होता है जो भी चीज़ें प्राकृतिक ना हो, जो भी नेचुरल ना हो, जिसको मनुष्य बनाए, वो क्या होती हैं, कृत्रिम परिवर्तन होते हैं, यानी बदलाव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बदलाव को हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। यानी जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, जिनको ईश्वर नहीं बनाता है, जिनको क्या करते हैं, मनुष्य बनाते हैं, वो क्या होते हैं, यानी जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट है मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है। तो ये क्या करता है, जो मिट्टी पलट हल होता है, यानी मिट्टी को पलटने वाला जो हल होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है,
किस तरीके के किस तरीके का कोण काटता है, तो वो आयताकार काटता है। ठीक, कैसा काटता है, आयताकार। ठीक है, इस तरीके का होता है और वो आयताकार क्या करता है, कोण काटता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखिए 2015 में ये पूछा भी गया है। अब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन क्या होता है, ये एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, ईंधन एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ऊष्मा मतलब गर्मी के लिए। ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन कौन से, यानी ये तीन स्टेजेस में पाए जाते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। कुछ ईंधन हमारे ठोस होते हैं, कुछ हमारे द्रव्य होते हैं, यानी कि द्रव्य मतलब होता है कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और कुछ हमारे गैसीय ईंधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन है, यानी जो रासायनिक समीकरण है, वो क्या है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके टेट सीटेट में भी कंप्लीट करने के लिए आता है और ऑप्शन में दिया होता है। और उसमें 4 ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना टेट और सीटेट में। तो उसमें क्या होता है, आपकी ये मतलब मान लो कि आपकी इतनी रिएक्शन दे दी गई है। ठीक है, और आपके 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में एक में ये सही होगी, एक में गलत, 3 में गलत होगी, तो आपको सही वाले पे टिक करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़िए। और ये आप तो क्लास 3rd से पढ़ते चले आ रहे हैं, इस रिएक्शन को आपको तो रट गई होगी। तो क्या होता है, 6CO2 + 12H2O। फिर क्या है, अब इसको कैसे इसको मेंटेन किया गया है, तो C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के आपके अणु होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन आपको रट लेनी है बिल्कुल। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, नेक्स्ट है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांघ की जो अस्थि यानी जो हड्डी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। ये केवल 2015 में ही नहीं आया है, बल्कि और भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक समीकरण दी गई है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, और समीकरण को हल करना मैं आपको वीडियो इसके लिए बना दूंगी, हल करना सिखा दूंगी, कि जब भी इस तरीके की समीकरण आए तो आप उसको किस तरीके से हल करें। और इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट ये देखिए, जो आपका समीकरण है, इसमें क्या दिया है, सोडियम 4Na यानी सोडियम दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, 4Na + O2। और इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसकी समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम कितने हैं, हमारे पास हैं 4, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसा इनको एक साथ जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या कर देंगे, 2Na2O कर देंगे। क्यों, ऐसे करने से क्या होता है, जैसे कि इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे 4, देखिए यहाँ पर हमारे 4 सोडियम हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। कैसे, सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गए। जब भी हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और उसके बाद किसी को भी आप लिखेंगे, किसी भी तत्व को लिखेंगे, तो क्या होता है, ये अगर ये भी 2 माना जाएगा, इसके लिए भी 2 हो जाएगा, और इसके लिए भी ये 2 माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसके लिए भी 2 माना जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन तो 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2Na2O, यानी कि ऑक्सीजन हमें 2 मिल गए, लेकिन हमारे पास सोडियम कितने थे, 4, तो हम यहाँ पर इसको लिख दिए। ठीक है, अगर हम इसको 4NaO लिख देते तो ये ऑक्सीजन भी हमारा 4 माना जाता और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं 2Na2, यानी कि जो 2Na2 लिखा है, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, और बचा यहाँ पे O, तो O भी हमारा 2 हो गया, यानी कि हमारी रिएक्शन अब कंप्लीट है, यानी कि हमें 4 सोडियम मिल गए और 2 ऑक्सीजन मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं। अब इसको डिटेल में मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। नेक्स्ट है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो इन तरीकों से हम क्या करते हैं, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है X0M,
XOM लिखा गया है। तो M जो हमारा है ये परमाणु द्रव्यमानु होता है, और O जो हमारा है ये परमाणु जीरो जो हमारा है, सॉरी O नहीं, जीरो जो हमारा ये परमाणु संख्या है, और ये X जो है ये हमारा एक तत्व है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझाया गया है। नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बहुत आता है, ये आपका 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, क्या कहा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, और कहा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। ठीक है, इसके साथ जब हम क्या करेंगे, इसके साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, इसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या रासायनिक समीकरण बनेगी, ये कहा गया है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम H2O यानी कि वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाकर इससे हम वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जल हमें मिल जाएगा। तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इसको जब हमने रिएक्शन किया तो हमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिला और हमें वाटर मिला यानी H2O मिल गया। नेक्स्ट है आपका तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव बहुत तेजी से होते हैं उन्हें हम तीव्र परिवर्तन, तीव्र का मतलब ही होता है तेज। ठीक है, फास्ट। तो क्या होता है, स्पीड में भी जब स्पीड में आपका कोई भी बदलाव होता है, ठीक है, तब या स्पीड में भी जब भी कोई आपकी चेंजिंग होती है तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी आपकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली जब आप जलाते हैं तो देखो कितनी तेजी से जलती है। ठीक है, रसोई गैस का जलना, जो आपके रसोई गैस जो होती है वो कितनी तेजी से जलती है। गुब्बारा कितनी तेजी से फूलता है और तेजी से फट भी जाता है। ठीक है, या फूट जाता है। नेक्स्ट है आपका वाष्प किसे कहते हैं, सॉरी वाष्पन किसे कहते हैं। तो वाष्पन क्या होता है, जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, यानी भाप के रूप में जब ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, यानी गैस के रूप में जब ऊपर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल आपका, ये आपका डीएलएड आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है अच्छे से, चाल, दूरी, समय सभी के बारे में। तो चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है, क्या फसल चक्र किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यानी क्रॉप रोटेशन क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, यानी कि कोई भी आपका खेत है, उस खेत में आप एक निश्चित समय में कोई भी फसल आप उगा चुके हैं, उसके पश्चात यानी उसके तुरंत बाद आप दूसरी फसल की तैयारी करने जा रहे हो, तो जिससे भूमि को उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए उसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। यानी कि भूमि की जो आपकी उर्वरा शक्ति है वो क्या होता है, नष्ट ना होने पाए, खत्म ना होने पाए, इस वजह से हम इसे होने पाए, इसको हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। यानी कि एक खेती करने के बाद आप जब दूसरी खेती करते हो तुरंत बाद, तब क्या होता है, इसी को हम फसल चक्र कहते हैं। भूमि के किसी निश्चित भाग पर निश्चित समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कोई एक खेती की, कोई फसल उगाई, उसके जस्ट बाद आपने कोई दूसरी फसल उगाई जिससे आपकी मिट्टी को कोई उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जो कोई प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप क्या करते हैं, तो इसी वजह से क्या कहलाता है, ये फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के दो उदाहरण लिखिए। तो चिमटा और चाकू आपका है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी ये तृतीय उत्तोलक होता है। उत्तोलक के बारे में मैंने आपको विद डिटेल बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप जाकर वीडियो देखिए, वहाँ से सीखिए। ठीक है, और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो उत्तोलक है इससे आपका एक प्रश्न जरूर बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके को हम क्या कहते हैं, सिरके को हम एसिटिक एसिड कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये जो सिरके का सूत्र है ये टेट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो मेस्टन हल का कार्य होता है यह ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर रखता है। क्या करता है, जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर लाता है और जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको नीचे ले जाता है, ठीक है, यही काम करता है, इसका यही काम होता है। नेक्स्ट है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा वो होती है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, कभी भी जो भविष्य में समाप्त नहीं होती है, और अनवीकरणीय क्या होती है, जो भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। अगर आपने साइंस की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपके जो विटामिन्स के जो आपका विटामिन्स है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या उनको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं, सब अच्छे से डिटेल से बता दिया था। ये भी बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक वाइज भी बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन जो होते हैं, यहाँ पे केवल 2 पूछे गए हैं, लेकिन आपको सारे याद रखने हैं। तो वसा में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप याद करेंगे कीड़ा। क्या याद करेंगे, कीड़ा, यानी कीड़ा वसा में घुल जाता है। मैंने ऐसी ट्रिक बताया था ना कि कीड़ा क्या होता है, कीड़ा वसा में घुल जाता है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, विटामिन A, D, E, K। क्या होता है, विटामिन A, D, E, K। और 2 पूछा है तो आप कुछ भी 2 में से, चारों में से आप 2 कोई भी लिख सकते हैं। और जो आपका बचा हुआ है B और C, देखिए आपके विटामिन कितने होते हैं, आपके विटामिन 6 होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E और K, ठीक है। जिसमें से आपके विटामिन कीड़ा जो है वो क्या होता है, ये वसा में होता है। तो K, E, D और A आपका ये क्या हो गया, वसा में घुलनशील हो गया। बचा आपका B और C जो जल में घुलनशील होते हैं। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कीड़ा वसा में घुल गया, बस जल में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टीकाकरण क्या है लिखिए। तो टीकाकरण की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, टीकाकरण क्या होता है, उपयुक्त समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। क्योंकि सभी के अंदर जन प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, ठीक है, सभी के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। तो क्या होता है, उपयुक्त समय पर, एक सही समय पर रोगजनक की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक अलग प्रकार का, एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, प्रतिरोधक क्षमता का डेवलपमेंट होता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। देखा होगा आपने, बच्चों को टीके दिए जाते हैं समय समय पर। तो बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के बाद, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 9 माह के अंदर अंदर, और दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। यानी बच्चा जब भी जन्म लेता है उसके 9 महीने बाद क्या होता है, 9 महीने बाद आप ये BCG का टीका लगता है। उसके बाद दूसरी बार जब लगता है तो 5 साल के बाद लगता है, ठीक है। ऐसे बहुत से टीके होते हैं, टेटनस का टीका होता है, चेचक का होता है, बहुत से होते हैं। तो इसी को हम टीकाकरण कहते हैं। यानी किसी भी रोग से बचाव के लिए जब भी आप किसी भी टीके को लगवाते हैं उसे हम टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। तो सरल मशीन, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, सरल मशीन उत्तोलक होता है, पेच होता है, झुका तल होता है, गिरनी होता है, पहिया और धुरी होता है। यही सब सरल मशीनें होती हैं। ये केवल 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम क्या है। तो आपको पता है बुध है। बुध क्या है, सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में उपस्थित जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 29। नेक्स्ट है कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो ये मेलपीगियन यानी निसर्ग नलिकाओं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एक अम्ल आपके कौन कौन से होते हैं, HNO3, H2SO4, HCl, ठीक है। और क्षार जो होते हैं, यानी अम्ल मतलब होता है एसिड और क्षार मतलब होता है बेस, ठीक है। अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड कहते हैं और क्षार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड और बेस की बात की जा रही है। तो हमारा जो
HNO3 है, H2SO4 है, HCl है, ये हमारे एसिड होते हैं। और NaOH, KOH, NH4OH और MgOH2 ये क्या है, हमारे क्षार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? तो इसमें Fe2O3 में जो लोहे की संयोजकता है वो +3 है। ठीक है, कितनी है? +3, यानी Fe+3 होता है, +3 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के संरक्षण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, लिखिए। तो ऊर्जा के संरक्षण में संवहन विधि के द्वारा हम जल को गर्म करते हैं। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। और ऊर्जा के संरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? तो ये आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। हमेशा आपने पढ़ा है कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी होती है उसमें 7 आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं? 9 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है मेरेस्मिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो ये मेरेस्मिस रोग होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये एक प्रकार का कुपोषण रोग है। ठीक है, कुपोषण के बारे में मैंने कल ही आपको ये अति लघु उत्तरी की जो आपकी राजन सीरीज की जो वीडियोस चल रही हैं इसके पार्ट 1 में, यानी जो कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुपोषण क्या होता है। यानी कि ऐसा भोजन जिसमें पोषण की कमी होती है, ठीक है, वो कुपोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरेस्मिस रोग कुपोषण में ही आता है। यानी बच्चों में क्या होता है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सूर्य का प्रकाश देना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? दूध, दही ये सब खिलाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को, यानी कि प्रोटीन्स में इनकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बच्चों में क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, मेरेस्मिस रोग जो है ये आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है और ये एक प्रकार का कुपोषण रोग होता है। और इसमें क्या होता है? बच्चे एकदम सूख जाते हैं, पेट निकल आता है, पसलियाँ दिखने लगती हैं, हाथ पैर में सब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बच्चे देखने में बहुत डरावने टाइप के लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मेरेस्मिस रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होता है? ये प्रोटीन की कमी के कारण भी होता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेने हैं क्योंकि कई सारे रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं। तो कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी NaOH, ये क्या है? आपका कास्टिक सोडा है। और खाने वाला सोडा है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो मेलेथियन ये आपका एक कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह मतलब कि जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का ग्रह जो है वो है आपका पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा जो होता है ये असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। ये असंख्य तारों का समूह होता है जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं, जिसे मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। इसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं, मिल्की और क्या कहते हैं? इसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो सौर मंडल के ग्रहों के नाम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तारामंडल है। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन्हीं आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं। यानी बहुत सारे तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। तो आकाशगंगा में जो तारामंडल हैं ये क्या हैं? वृश्चिक हैं, ओरियन है, सप्तर्षि है, कृतिक है। ठीक है, कृतिका है। ये क्या है? आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर एक चीज़ को समझाने की
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये तो आपकी सिर्फ रिविजन्स क्लास चल रही है, क्योंकि अब आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर हो सकता है अक्टूबर तो चल ही रहा है ना, इसी अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है, या फिर अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपकी बैक ना लग पाए। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।